गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज़ अरुणा बड़गोतिया और आज हम टेरिडोफाइट का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण पढ़ेंगे। इससे पहले हमने ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण पढ़ लिया था। आज हम टेरिडोफाइटा का वर्गीकरण पढ़ेंगे। बुक से मैं इसलिए समझाती हूँ आप लोगों को, ताकि जिन लोगों के पास बुक नहीं है वो अच्छे से समझ पाएँ पॉइंट टू पॉइंट, और जब आप इसको वीडियो देखें तो आपको लर्न भी हो सकता है। अगर आप इस वीडियोस को या जितनी भी वीडियोस मैं बनाती हूँ अगर आप अच्छे से देखते हैं तो आप लोगों को लर्न भी हो जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट का वर्गीकरण। टेरिडोफाइट जो है इसको मुख्यतः 4 कक्षाओं में बांटा गया है या 4 वर्गों में बांटा गया है, जिसको हम बोलते हैं साइक्लोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। तो सबसे पहले हम साइक्लोप्सिडा के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि इस वर्ग के क्या लक्षण हैं। तो इस वर्ग को अगर हम देखें तो इसके जो जीव होते हैं वो जीवाश्म के रूप में होते हैं। अब जीवाश्म के रूप में क्यों बोला जाता है, सिर्फ साइलोटोम को छोड़कर बाकी सब जो है या मोस्ट ऑफ जो है वो जीवाश्म है। जीवाश्म का मतलब ये होता है कि बहुत पुराने समय से ये पाए जाते हैं। और अगर देखा जाए तो ये हमारे यहाँ पर जो जीवाश्म आप सभी समझते होंगे, जो पुरानी दबी हुई चीज़ें होती है जो हमें आज प्राप्त होती है उनको हम जीवाश्म बोलते हैं। तो ये जो होते हैं पुराने समय के प्रिमिटिव एक तरह से पौधे थे, इसीलिए हम इन्हें जीवाश्म के रूप में जानते हैं। इनमें सत्य जड़ एवं पत्तियों का अभाव होता है, मतलब कि इसमें जड़ एवं तना, जैसे दूसरे पेड़ पौधों में जड़ एवं तना होता है उस तरह से इसमें एक तरह से संरचनात्मक रूप से जड़ एवं तने यहाँ पत्तियाँ जो होती है वो नहीं पाई जाती हैं। संवहन ऊतक केवल तने में ही होता है, मतलब जड़ और पत्तियों में ये अनुपस्थित होते हैं। संवहन ऊतक मतलब जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो सिर्फ तने में ही पाए जाते हैं। और जल अवशोषण मूलाभास द्वारा होता है। मूलाभास मतलब राइजोइड्स होते हैं इसमें। जनरली अगर देखा जाए तो अगर हम बड़े पेड़ों की बात करें तो उसमें मूल जो जड़ होती है उस जड़ से थ्रेड्स निकले होते हैं, जिसको हम रूट हेयर्स बोलते हैं या मूल रोम बोला जाता है। परंतु इसमें मूल रोम नहीं होते, सिर्फ मूलाभास या राइजोइड्स होते हैं जो पतले धागे जैसे होते हैं, वही जल का अवशोषण करते हैं। सभी पौधे समबीजाणुक होते हैं। समबीजाणुक का मतलब होता है होमोजाइगस, होमोस्पोरोफाइट्स, मतलब कि एक जैसे बीजाणुओं का ही निर्माण करते हैं। बीजाणुधानी तने के सिरे पर स्थित होती है। इसका जो तना होता है उसी के सिरे पर बीजाणुधानियाँ लगी होती है, जैसे कि मेसिप्टेरिस और साइलोटम। दूसरा है लाइकोप्सिडा। तो लाइकोप्सिडा जो होते हैं इनको क्लब मॉसेस भी बोला जाता है। मॉसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ग्रासेस ही आती हैं, जनरली छोटी ग्रासेस भी हो सकती हैं। और इसमें जो अगर देखा जाए तो ये इसका पौधा जड़ तना और पत्तियों में बटा होता है, मतलब कि पूर्णतः जड़ तना एवं पत्तियों को हम इसमें देख सकते हैं। पत्तियाँ जो होती है लघुपर्णी माइक्रोफिलस होती है। लघुपर्णी मतलब कि छोटे पत्तों के रूप में होती है, और तने के अग्रभाग पर बीजाणुपर्ण गुच्छों में रहकर शंकु और स्ट्रोबिलस बनाते हैं। अब इसमें जो तना होता है उसके अग्रभाग पर ही बीजाणुपर्ण, मतलब जिसमें बीजाणु मौजूद होते हैं, तो उसके जो संरचना बनती है उसे शंकु बोलते हैं या स्ट्रोबिलस बोलते हैं। क्योंकि इसमें जो एक्चुअली देखा जाए तो अंतर ये आता है कि इनमें जो बीजाणु होते हैं वो बाहर की ओर लगे होते हैं, अंदर की ओर नहीं लगे होते हैं। और इनकी जो जातियाँ होती हैं सम बीजाणुक और विषम बीजाणुक दोनों प्रकार की होती हैं। सम बीजाणुक मतलब समान बीजाणु धारण किए हुए, और विषम बीजाणु मतलब अलग अलग प्रकार के बीजाणु बनाने वाली। उदाहरण है जैसे लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला। थर्ड है वर्ग स्फिनोप्सिडा या आर्थोप्सिडा भी बोलते हैं। इसे हॉर्न टेल भी बोला जाता है, हॉर्स टेल भी बोला जाता है। हॉर्स की टेल के जैसे ये दिखते हैं। और तना जो होता है वो पर्व और पर्व संधियों में विभेदित होता है। पर्व और पर्व संधियाँ क्या होती हैं, तो आपने गन्ना देखा होगा, गन्ने में आपने देखा होगा कि गन्ने में सेक्शंस बटे होते हैं। गन्ना जो होता है उसमें अलग अलग भाग बटे होते हैं जिससे हम तोड़ सकते हैं उसको जहाँ पर से, तो उन्हीं को हम बोलते हैं इंटरनोड्स और नोड्स। तो यहाँ पर जो होती है जड़ें विकसित होती है गन्ने की, तो सेम एज इनमें भी क्या होती हैं, नोड्स एंड इंटरनोड्स पाए जाते हैं। पत्तियाँ जो होती हैं लघुपर्णी व पर्व संधियों पर वलयों में लगी होती है। पर्व संधियाँ मतलब कि नोड्स पर
होल्स में लगी होती, वलयों में मतलब कि आसपास लगी होती। जैसे आपने बेम्बू में देखा होगा, बेम्बू मतलब कि आपने बांस में देखा होगा, बांस में इस तरह से ही पत्तियां लगी होती, जहाँ पर उसकी रिंग पाई जाती है वहीं पर। तना खोखला एवं संधित होता है, मतलब कि इसमें तना जो होता है अंदर से खोखला होता है। बीजाणुधानियाँ बीजाणुधानी धरों पर लगी होती है। बीजाणुधानी धर मतलब कि वो एरिया होता है जहाँ पर बीजाणुधानियाँ होती है, और बीजाणुधानियाँ के अंदर क्या होते हैं, बीजाणु होते हैं, और ये सभी मिलकर कोन जैसी कोन का निर्माण करते हैं। इसका उदाहरण है जैसे कि इक्विसेटम और ड्रायोप्टेरिस, ये दो इसके उदाहरण हैं टेरिडोफाइट के। चूँकि ये जीवित जीवाश्म में तो ज़्यादा कोई इनसे रिलेटेड प्लांट्स मिलते नहीं हैं। और नेक्स्ट है टेरोप्सिडा या फिलिकोप्सिडा भी बोलते हैं इसको, तो इसको फर्न भी बोला जाता है। इनमें पत्तियाँ गुरुपर्ण होती है, मतलब पंखे की जैसी होती है, मतलब इनकी पत्तियाँ जो होती है आकार में बहुत बड़ी होती है। गुरुपर्ण का मतलब यही होता है बड़ी आकार की, और लघुपर्ण का मतलब होता है छोटे आकार की। तरुण पत्तियाँ सर्पिल रूप में कुंडलित होती है। नई पत्तियाँ जो होती है कुंडलित मतलब कि कॉइल्ड होती है, एक कॉइल में लगी होती है। बीजाणुधानियाँ बीजाणुपर्णों की निचली सतह पर समूहों में उपस्थित होती है। तो बीजाणुधानियाँ जो होती है बीजाणुपर्ण के नीचे की ओर लगी होती है, जिसको कि सॉरी बोलते हैं या बीजाणुधानी पुंज कहते हैं, जैसे ड्रायोप्टेरिस, मार्सिलिया एक्सेट्रा। तो यहाँ तक जो था टेरिडोफाइट का वर्गीकरण था। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं अनावृत्त बीजी। अनावृत्त बीजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आवृत्त बीजी और अनावृत्त बीजी, और इसको हम जिम्नोस्पर्म्स भी बोलते हैं। अब अनावृत्त का एक लाइन में अगर हम देखें तो जिनके बीज जो होते हैं वो ढके हुए नहीं होते हैं उनको बोलते हैं हम अनावृत्त बीजी। तो जनरली अगर देखा जाए तो स्पर्मेटोफाइटा में इनको रखा जाता है। तो स्पर्मेटोफाइटा के दो समूह होते हैं। स्पर्मेटोफाइटा के दो समूह कौन से हैं, अनावृत्त बीजी और आवृत्त बीजी, जिसे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड, स्पर्म मतलब सीड, तो जिनके नेक्ड सीड होते हैं मतलब सीड ढके हुए नहीं होते उनको जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। और एंजियोन मतलब कि अवेसल मतलब आवरण, और स्पर्म मतलब सीड, तो एंजियोस्पर्म मतलब कि जिनके सीड ढके हुए होते हैं या फल के अंदर बंद होते हैं। अगर आप इतना ही याद रख लेंगे तो इसमें एक अंतर तो यही हो जाता है। और अनावृत्त बीजी जो पौधे होते हैं उनमें अंडाशय नहीं होता है, जबकि आवृत्त बीजी में अंडाशय पूर्णतः विकसित होता है। जितने भी चीज़ों के हम फल खाते हैं, जितने भी पौधों के, वो सब आवृत्त बीजी ही हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स जो शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग जो तो थियोफ्रास्टस ने किया था, कि असुरक्षित जो बीज वाले पौधे होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, जिम्नोस्पर्म कहते हैं। और गोबेल ने अंडाशय रहित फेरेनेरोगैम्स कहकर इनका परिचय दिया था, मतलब कि इनमें अंडाशय अनुपस्थित होते हैं इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फेनेरोगैम्स। तो अनावृत्त बीजी स्पर्मेटोफाइटा के सबसे पुराने पौधे हैं। एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स जो हैं वो स्पर्मेटोफाइटा में सबसे पुराने हैं, और विकास की दृष्टि से जो आवृत्त बीजी है वो ये जो होते हैं टेरिडोफाइट और आवृत्त बीजी के बीच में एक लिंक का या कड़ी का कार्य करते हैं। तो अनावृत्त बीजी या जिम्नोस्पर्म के लक्षण देख लेते हैं हम, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो ये पौधे बहुवर्षीय और काष्ठीय होते हैं। अब बहुवर्षीय का मतलब क्या होता है, मतलब लंबे समय तक रहते हैं, और काष्ठीय मतलब कि लकड़ी के रूप में होते हैं, मतलब छोटे पौधे नहीं होते हैं, सॉफ्ट तना नहीं होता है इनका तना जो होता है वुडी लकड़ी जैसा होता है। और ये कैसे होते हैं, जीरोफिटिक स्वभाव के होते हैं। मरुद्भिद आप जानते होंगे, मरुद्भिद का मतलब क्या होता है, जो कि मरुस्थलीय पौधे होते हैं, मतलब कि जो रेगिस्तानी एरिया में होते हैं उनको मरुद्भिद कहा जाता है। मुख्य पौधा बीजाणुद्भिद होता है जो जड़ तनों और पत्तियों में बटा होता है। पौधे को बीजाणुद्भिद बोला जाता है, और जो कि जड़ तना और पत्तियों में बटा रहेगा। और इसमें जड़ें मुसला एवं शाखित होती है। मुसला जड़ का मतलब होता है जो मेन जड़, जो मोटी जड़ होती है उसको मुसला जड़ कहते हैं, और उससे जो शाखाएं निकली होती है उसको शाखित बोलते हैं। और तना कैसा होता है, ऊर्ध्वाधर होता है, जैसे साइकस, पाइनस और इफिड्रा, ये तीन आते हैं इसमें मुख्य हैं। जो आप जब ग्रेजुएशन करोगे तो उसमें ये तीन प्लांट्स तो आपको पढ़ना रहेगा, साइकस, पाइनस और इफिड्रा। तो ये जो होता है, जैसे आपने कभी देखा हो खजूर का पेड़ देखा होगा, उस तरह से इसमें ये भी होते हैं।
तो इनमें पत्तियां जो होती है दो प्रकार की होती है, फोलिएज और शल्की। तो फोलिएज जो होती है वो सरल होती है, ग्रीन कलर की होती है, वो संयुक्त होती है, मतलब एक साथ जुड़ी हुई होती है। और स्केली लीव्स जो होती है, शल्क पत्तियां जो होती हैं वो कैसी होती हैं, सूक्ष्म होती है, मतलब कि छोटी होती है, सूखी और भूरे रंग की हो जाती है। और ये जो गण होते हैं तो निटेल्स को छोड़कर जाइलम वाहिकाएं तथा जाइलम रज्जुतक का बना होता है, मतलब कि इसमें जो है जाइलम होता है और जाइलम के अंदर वाहिकाएं भी पाई जाती, पर इसके पहले जो प्लांट्स थे उनमें नहीं पाई जाती थी। और जाइलम उत्तक में वाहिकाओं का अभाव होता है, मतलब वाहिकाएं तो एब्सेंट होती हैं पर पेरेन्काइमा इसमें प्रेजेंट होते हैं, ट्रैकिड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, मतलब वाहिनिकाएं इसमें प्रेजेंट होती हैं, वाहिकाएं इसमें एब्सेंट होती हैं। और फ्लोएम जो होता है उनमें स्यू ट्यूब्स और फ्लोएम पेरेन्काइमा जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं, परंतु कैंपेनियन सेल इसमें भी एब्सेंट होगी। और सभी पौधों में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है वो मैं बता देती हूँ। जब शुरू में हम बीज बोते हैं तो पौधा लंबाई में बढ़ता है, उसके बाद बीज का जब अंकुरण होता है तो एक जो वृद्धि होती है प्राथमिक वृद्धि, उसमें पौधा लंबाई में बढ़ता है, और दूसरा जब वो वृद्धि होती है तो उसमें पौधा चौड़ाई में बढ़ता है। आपने देखा होगा उसका तना मोटा हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं द्वितीयक वृद्धि। और पौधे कैसे होते हैं, विषम बीजाणु होते हैं, मतलब बीजाणु की जो संख्या होती है वो भी समान नहीं होती है, आकार भी समान नहीं होता है, मतलब इसमें दोनों तरह के बीजाणु बनते हैं, जिसको लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु बोलते हैं। और यही बीजाणु किसका निर्माण करते हैं, शंकु या स्ट्रॉबिलस का, कोन या शंकु भी बोलते हैं हम उसको। तो सामान्यतः जो इसमें कोन होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब कि इसमें दोनों तरह के शंकु होते हैं, जिनको नर शंकु और मादा शंकु बोलते हैं। बीजांड जो होते हैं इसमें नेक्ड होते हैं, जिनको हम आंखों से देख सकते हैं। और केवल एक इंटेग्यूमेंट होता है, कुछ ही सदस्य होते हैं जिनमें कि एक आवरण द्वारा ही घिरे होते हैं। और जो गुरु बीजाणु होते हैं, गुरु बीजाणु से बीजांड बनते हैं, और लघु बीजाणु से नर युग्मकोद्भिद बनते हैं। फिर गुरु बीजाणु से जो मादा युग्मकोद्भिद बनते हैं उसी से किसका निर्माण होता है, भ्रूण कोश का। भ्रूण कोश क्या होता है, भ्रूण कोश जो होता है उसी के अंदर भ्रूण विकसित होता है। तो इनमें भ्रूण कोश के ऊपरी सिरे पर स्त्रीधानियाँ होती हैं और जिसमें भ्रूण पाया जाता है। तो पौधों में वायु परागण होता है, इनमें वायु द्वारा ही परागण होता है, मतलब वायु द्वारा इनके परागकण एक से दूसरी जगह तक जाते हैं। बहुभ्रूणता पाई जाती है, मतलब कि एक परंतु परिपक्व बीज में केवल एक ही भ्रूण बनता है। बहुभ्रूणता मतलब एक से अधिक भ्रूण का पाया जाना। पौधे में स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण होता है। पीढ़ी एकांतरण का मतलब ये होता है मुख्य अवस्था बीजाणुद्भिद होती है और फिर युग्मकोद्भिद होती है, तो दो अवस्थाओं में ये होता है। और इसके आर्थिक महत्व देख लेते हैं। जैसे अनावृत पौधे संसार के अधिकांश स्थानों पर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अगर इनके नाम पता चल जाएंगे आपको तो आप इनको बता पाओगे। जैसे कि सिड्रस देवदार, देवदार की लकड़ी, देवदार की लकड़ी का यूज़ होता है फर्नीचर वगैरह बनाने में। और पाइनस रक्सा बरगाई, चीड़ की लकड़ी, चीड़ की लकड़ी जो होती है। और साइकस से साबूदाना मिलता है हमको, साइकस के तने से जो लिक्विड निकलता है, चिकनाहट जो रहती है उससे सैगो बनता है, मतलब साबूदाना बनता है। और पाइनस जेरार्डियाना से चिलगोज़ा के बीज निकलते हैं, जिसे ड्राई फ्रूट के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। साइकस रम्फाई जो होता है उसका उबाल कर खाया जाता है। अंडमान निकोबार की जो कुछ प्रजातियाँ हैं, सॉरी जनजातियाँ हैं, वो इन्हें उबाल कर खाती है। एबिस बाल्सेरिया जो है, सेमिया जो है, इससे रेजिन प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग कनाडा बाल्सम के रूप में किया जाता है, माउंटिंग में किया जाता है। और इससे तारपीन का तेल भी प्राप्त होता है। पाइनस से रेजिन प्राप्त होता है। और इफिड्रा से जो औषधि एफिडेड्रिन जो प्राप्त होती है उसका उपयोग खांसी के इलाज में किया जाता है, खांसी या दमे के रोगियों के लिए किया जाता है। और अनावृत बीजी पौधे बहुत सारे से होते हैं, जैसे कि एरोकेरिया, एरोकेना, एरोकेरिया, एक्सेल्सा, साइकस, थूजा, पाइनस, इन सब का यूज़ जो होता है वो एक तरह से सजावट के रूप में होता है। और ये भी अलग अलग तरह के होते हैं। तो अनावृत बीजी का वर्गीकरण हम देख लेते हैं। अनावृत बीजी का जो वर्गीकरण है
वो बेंथम और हुकर ने दिया था। बेंथम और हुकर जो हैं साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अनावृत्त बीजी मतलब जिम्नोस्पर्म्स जो हैं उनको 3 गणों में वर्गीकृत किया है, जिसमें द्विबीजपत्री, अनावृत्त बीजी और एक बीजपत्री। तो अनावृत्त बीजी जो हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है, सार्केडेसी, कोनिफेरी और निटेसी। ये 3 भाग हैं इसके। तो पहला देख लेते सार्केडेसी, सार्केडोप्सिडा। तो इसमें अगर हम देखें तो ये वर्ग जो होते हैं इसके सदस्य अशाखित होते हैं, मतलब शाखाओं में ज़्यादा बटे नहीं होते हैं, तना नहीं बटा होता है। तने में कास्ट जो होती है मोनोजाइलिक होती है। मोनोजाइलिक का मतलब होता है रिंग्स इसमें दिखती है। और गुरु बीजाणुपर्ण होते हैं जैसे साइकस। ये तीनों के प्लांट के आपको दिख जाएंगे। मैंने पहले ही बोल दिया था, जैसे खजूर नहीं दिखती है वैसे ही दिखते हैं, और डेकोरेशन के फॉर्म में इनका यूज़ होता है। आप यहाँ पर स्कूल में गार्डन में भी मिल सकते हैं। ये साइकस है, ये पाइनस है, ये किंकांगो है, और ये इफिड्रा है, और ये नेटियम है। ये सभी का यूज़ डेकोरेशन में ही होता है। और नेक्स्ट है कोनिफेरोप्सिडा। तो इस वर्ग के सदस्य जो होते हैं इनके तने शाखित होते हैं, और कास्ट जो होती है पिक्नोजाइलिक टाइप की होती है। और इनमें जटिल गुरु बीजाणुपर्ण पाया जाता है, जैसे पाइनस और गिंगो आदि। निटोप्सिडा 3rd वर्ग है इसका। इस वर्ग के सदस्य अनावृत्त बीजियों में सबसे अधिक विकसित है। अनावृत्त बीजी में सबसे विकसित कक्षा यही है, निटोप्सिडा। वैसे अनावृत्त बीजी और आवृत्त बीजी के बीच कड़ी माना जाता है, क्योंकि इसके बाद कौन आ जाते हैं, जस्ट आवृत्त बीजी। और जाइलम वाहिकाओं में अतिरिक्त वाहिकाएं भी पाई जाती हैं, मतलब वाहिकाएं इसमें उपस्थित होंगी। उदाहरण है जैसे नीटम और इफिड्रा पढ़ लिया है हमने। तो मोस्ट ऑफ डेकोरेशन में ही काम आती है, तारपीन बनाने में इस तरह से इनका उपयोग किया जाता है। तो इसके बाद जो है हम आवृत्त बीजी पढ़ेंगे। आवृत्त बीजी और अनावृत्त बीजी में अंतर भी पूछते हैं कभी कभी, तो हम इसके बाद आवृत्त बीजी पढ़ेंगे। थैंक यू।